कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि स्वर्ग के एक देवता ने किसी दूसरे देवता के कपड़े चुरा लिए क्योंकि उन्हें कपड़ों से बड़ा लगाव था। तभी वहाँ स्वर्ग की देवी आती है और उसे श्राप देती है कि उसे धरती पर जाना होगा और उन्हें 10,000 लोगों के कपड़े सिलने होंगे, साथ ही साथ उनकी दुविधाओं का भी अंत करना होगा। तभी स्वर्ग का रास्ता उसके लिए दोबारा खुलेगा। अब यहाँ धरती पर सांग नाम की लड़की बंदूक से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ एक लड़की ने आकर उससे पूछा, क्या तुम आने वाली कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हो? सांग ने ना में जवाब दिया। फिर लड़की ने पूछा, तो फिर तुम क्यों इतनी प्रैक्टिस कर रही हो? सांग बोली, बदला लेने के लिए। लड़की ने कहा, क्या तुम किसी को जान से मारने वाली हो? सांग ने जवाब में कहा, हाँ, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जान से मारना चाहती हूँ। इसके साथ ही हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। सांग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है, जहाँ पर वो उसे अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड देने आया है। उसने सांग से कहा कि जल्द ही उसकी किसी लड़की से शादी होने वाली है, जिसे वो पिछले 1 साल से डेट कर रहा है और बहुत प्यार करता है। सांग ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? हम तो 7 साल से रिलेशनशिप में हैं। तुम वो सब कैसे भूल सकते हो? उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, हाँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा, और अगर तुम चाहो तो मेरी शादी में शरीक हो सकती हो। बात साफ थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। इसके साथ ही कहानी वर्तमान में आ जाती है, जब सांग बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रही है और वो अपना हर निशाना अपने बॉयफ्रेंड को याद करके लगा रही है। इसके बाद स्वर्ग के उस देवता ओवन को दिखाया जाता है, जिसका स्वर्ग से बहिष्कार कर दिया गया था, और अब प्रायश्चित के लिए धरती पर उसने एक टेलरिंग शॉप खोला है जिसका नाम है हैंडमेड लव, जहाँ पर वो और उसका असिस्टेंट जय मिलकर लोगों के लिए कपड़े सिलने का काम करते हैं। हम देखते हैं कि सुबह सुबह ओवन का अलार्म बजता है और वो जादू से उसे बंद कर देता है और दोबारा पलटकर सो जाता है। तभी जय उसे जगाने आता है और कहता है, दुकान खोलने का वक्त हो गया है, आज हमारे यहाँ एक नया कस्टमर आने वाला है। ओवन कहता है उसे काम करने का मन नहीं है। तब जय उसे स्वर्ग की देवी की शर्त याद दिलाता है कि उसे 10,000 लोगों के लिए कपड़े सिलने होंगे और साथ ही उनकी मदद करके उनका भाग्य बदलना होगा। तभी स्वर्ग का दरवाजा एक बार फिर उनके लिए खुलेगा, इसीलिए जल्दी से उठकर तैयार हो जाए। वहाँ दूसरी तरफ सांग आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करती है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? और अगर मैं जाऊँ तो मुझे कुछ ऐसा पहनना चाहिए जिससे कि मेरे बॉयफ्रेंड को लगे कि उसने क्या खो दिया है। और तभी जादुई तरीके से उसके पास हैंडमेड लव का विजिटिंग कार्ड आ जाता है, यानी कि ओवन ने उसे अपने शॉप पर इनवाइट किया है, क्योंकि ये शॉप अपने कस्टमर खुद चुनता है। अब जब सांग हैंडमेड शॉप पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये जगह वाकई में बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। और सामने उसकी नजर दीवार पर टंगे एक बंदूक पर पड़ती है। तभी जय आकर उससे पूछता है, क्या वो अपने साथ अपने कुछ पुराने कपड़े लाए हैं जिससे कि उसका नाप लिया जा सके? सांग ने पूछा, यहाँ कपड़े बनाने में कितना खर्च आएगा? जी ने कहा, हम किसी से पैसे नहीं लेते, बजाय इसके हम उनके पुराने कपड़े रख लेते हैं जिनमें उनकी हजारों यादें लिपटी हुई रहती हैं। तभी ओवन वहाँ आ पहुँचता है और इतना हैंडसम शॉप के ओनर को देखकर सांग की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसके बाद जय सांग के पुराने कपड़े को डॉल को पहना देता है, जिसे स्पर्श करते ही ओवन को उसके अतीत में बिताए अपने बॉयफ्रेंड के साथ सारे पल दिखाई देने लगते हैं। उसके अतीत के बारे में और अच्छे से जानने के लिए ओवन सांग के पहने हुए कपड़ों को छूता है, जिससे वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जय बीच में आकर कहता है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे बॉस का कोई बुरा इरादा नहीं है, वो बस ऐसा करके आपके लिए एक बेहतरीन जोड़ा तैयार करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सांग वहाँ से जाने लगती है। तब ओवन उसके सामने आकर कहता है, तुम नए कपड़े इसीलिए सिलवाना चाहती हो ताकि तुम इसे अपने बॉयफ्रेंड की शादी में पहन सको, और फिलहाल तुम उसे मारने जा रही हो। सांग हैरान होकर पूछती है, तुम्हें यह सब कैसे मालूम? जवाब में ओवन कहता है, हमें हमारे कस्टमर के बारे में सब कुछ मालूम होता है और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद सांग उन्हें बताती है कि किस तरह उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्रेस इतनी सुंदर हो कि सबकी निगाहें मुझे पर रहे और मेरे बॉयफ्रेंड को एहसास हो जाए कि उसने क्या गवा दिया है। ओवन ने कहा ऐसा ही होगा और उसने ड्रेस बनाने के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी। जाते जाते सांग जैसे पूछती है, क्या ये बंदूक असली है? अब दृश्य 3 दिन बाद का दिखाता है, जब सांग की ड्रेस पूरी हो चुकी है। सांग उस ड्रेस को पहन के
आत्मविश्वास से भर जाती है। ओवन कहता है, हमारे यहाँ ड्रेस बनाई ही इस तरह जाती है कि पहनने वाला आत्मविश्वास से भर जाए और वो सबसे खूबसूरत लगे। इसके बाद सांग वहाँ से चली जाती है और जे जब पीछे मुड़ के देखता है तो दीवार से वो बंदूक गायब है। इसके बाद सांग अपने बॉयफ्रेंड की शादी में पहुंचती है और उसे देखकर उदास हो जाती है और गलती से वो उसकी जगह उसकी होने वाली पत्नी के कमरे में पहुंच जाती है और दुल्हन को लगता है कि सांग उसके होने वाले हस्बैंड की दोस्त है। अब इससे पहले कि सांग उससे उसके बॉयफ्रेंड की पूरी सच्चाई बताती, इतने में कैमरामैन आ जाता है और उनकी तस्वीरें खींचने लगता है। थोड़ी देर बाद सांग का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ पहुँचता है और दूसरी तरफ ओवन और जय शादी में पहुँच गए, लेकिन उन्हें सांग कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहुत ढूंढने के बाद सांग उन्हें बाहर पार्क में रोती हुई मिलती है। रोने की वजह पूछने पर वो उन्हें बताती है कि किस तरह उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी उसे जरा भी पछतावा नहीं। इसके बाद ओवन उसे जादू से शॉप पर ले आता है, जहाँ वो उसे कहता है, तुम दरअसल बदला नहीं चाहती, बल्कि तुम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करना चाहती हो, और ये तभी मुमकिन है जब तुम उसके एहसासों को महसूस करना बंद कर दो। सांग के पाँव में उसके बॉयफ्रेंड का दिया हुआ जूता था, जिसे ओवन नए जोड़े जूतों से बदल देता है, जिन्हें पहनकर वो एक बार फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में जाती है। और उसे वहां देखते ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे एक कमरे में खींच लाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। सांग कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता है। इसके बाद सांग वो बंदूक निकालती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई खिलौने वाली बंदूक है। ये सुनकर सांग लाइट और टेबल पर रखे ग्लास पर फायर करती है, जो देखकर उसका बॉयफ्रेंड बुरी तरह डर जाता है और चिल्लाते हुए उससे अपने किए की माफी मांगने लगता है। अब सांग संतुष्ट होकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दुल्हन और उसके रिश्तेदार वहाँ पहुँचते हैं। वो आदमी कहता है कि वो लड़की पागल है, मुझे बंदूक से डरा रही थी, लेकिन वहाँ पर सारी चीजें ज्यों की त्यों थी। गोली का कोई नामो निशान तक नहीं था, इसीलिए कोई उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। फिर यहाँ जे ओवन से पूछता है, अगर किसी की गोली लगकर मौत हो तो वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में। ओवन उसकी तरफ बंदूक तान कर चला देता है और हमें पता चलता है कि वो पानी की पिस्तौल थी, लेकिन ओवन के जादू की वजह से वो गोली उस समय सच में चल पड़ी थी। और इसके साथ ही सांग का वो कपड़ा अपने आप गायब हो जाता है, यानी कि उसकी समस्या का समाधान मिल चुका है। अब अगले दिन जब वो दोनों अपने काम में मशरूफ होते हैं, तब सांग एक बार फिर उनके शॉप आती है। ओवन उससे यहाँ आने का कारण पूछता है। सांग पूछती है कि क्या वो उनके साथ यहाँ पर काम में हाथ बटा सकती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और एक दिन हम लिंगजो नाम की लड़के को देखते हैं। वो रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो उसे देखते ही फोन लगाता है, लेकिन वो लड़की उसका फोन कट कर देती है, क्योंकि तभी वहाँ कोई और लड़का आ जाता है और ये देखकर लिंगजू को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ शॉप पे सांग को जे के साथ काम करते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ लिंगजू आता है। वो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पर ड्रेस तैयार की जाती है। सांग हाँ में जवाब देती है और उससे एक पुराने जोड़े कपड़े की मांग करती है। जब लिंगजू ने वो कपड़ा निकाल कर दिया तो सांग ने देखकर कहा, अरे ये तो किसी लड़की का कपड़ा है। लिंगजू बोला, हाँ ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनवाना चाहता हूँ। इसके बाद उस कपड़े को डॉल में पहनाई गई और ओवन उसे स्पर्श करके उस व्यक्ति के अतीत में झांकता है। वो देख पाता है कि लिंगजू की गर्लफ्रेंड अकेले कमरे में बैठकर रो रही है। फिर वो लिंगजू के घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता और वो उस ड्रेस को वही दरवाजे पर फेंक कर चली जाती है। अब ओवन ने उससे कहा कि तुम दोनों का रिश्ता तो खत्म हो चुका है, फिर तुम इसे क्यों बनवाना चाहते हो। लिंगजू बोला, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा रिश्ता अब नहीं रहा। और वह अपनी कहानी शुरू से बताना शुरू करता है। कभी ऐसा भी दिन था जब वो और उसकी गर्लफ्रेंड एनी एक साथ बहुत खुश थे। दोनों ने जॉब्स के लिए अप्लाई किए। एनी को तो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया, लेकिन लिंगजू हर जगह से रिजेक्ट होता जाता। आज भी उसे एक जॉब से कॉल आने की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ से भी वो रिजेक्ट हो गया। उसने सोचा कि इस तरह तो एक दिन एनी उसे छोड़कर चली जाएगी। तब ओवन ने उठकर कहा, ये सब तुम्हारे बहाने हैं एनी को छोड़ने की, और इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सांग बोल पड़ी, क्यों इसकी मदद नहीं कर सकते? क्या तुम्हें इसके जज्बात नजर नहीं आते? ओवन ने कहा, तुम एक भगवान से इस तरह बात नहीं कर सकती। सांग बोली, तुम कभी इंसानी जज्बात को समझ ही नहीं सकते और इसीलिए कभी स्वर्ग दोबारा वापस नहीं जा पाओगे।
और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रास्ते में जाते हुए उसका पाँव फिसलकर गिर जाती है। तब जय आकर उसकी मदद करता है और कहता है, तुम ओवन को गलत समझ रही हो, वो असल में वैसा है नहीं। सांग बोली, क्या हम लिंजू की मदद नहीं कर पाएंगे? जय ने कहा, जरूर कर पाएंगे अगर हमें उसका कोई पुराना कपड़ा मिल जाए। इसके बाद जय और सांग लिंजू से मिलने उसके घर जाते हैं। वो देखते हैं कि उसका सारा सामान पैक हो चुका है। वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा है और बगल में उसके 2 जोड़े कपड़े पड़े हैं। सांग ने पूछा, तुम इन्हें नहीं लेकर जा रहे? लिंजू ने कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने दिए थे तो मैं इसे यहीं छोड़कर जाऊंगा। सांग बोली, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने की जरूरत है। उसके कपड़ों को हाथ में लेते हुए कहा, मैं इसे लेकर जा रही हूँ, हमारे बॉस सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन लिंजू उसे ऐसा करने से मना करता है और वहाँ अपने घर पे बैठा ओवन उन दोनों को ये सब करते हुए देख रहा है। अब रात के वक्त लिंजू अपनी गर्लफ्रेंड के दिए कपड़े पहनकर सो जाता है। अचानक जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को उसी शॉप में पाता है और सामने अवन खड़ा है। वो उसे पूछता है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अवन कहता है, तुम शायद उन बीते यादों को भूल चुके हो जो तुम दोनों ने साथ बिताए, लेकिन तुम्हारे कपड़े के ताने बाने को वो सारी बातें याद हैं। और फिर वो उनके साथ बिताए पलों की कुछ झलकियां दिखाता है, जिसे देखकर लिंजू को एहसास होता है कि वो अब भी एनी से कितना प्यार करता है। और वो दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। एनी ने जब दरवाजा खोला, लिंजू उससे माफी मांगता है, लेकिन एनी ने कहा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है और दरवाजा बंद कर देती है। वहीं बाहर खड़ा लिंजू कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि मेरी जॉब न होने की वजह से तुम अपने ऑफिस में किसी और को पसंद करने लगी हो, लेकिन ये सब मेरी भूल थी और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। थोड़ी देर बाद एनी ने दरवाजा खोला और उसके गले से लग गई। इसके साथ ही हैंडमेड लव शॉप पे टंगा हुआ लिंजू की शर्ट अपने आप हवा में खुल जाती है। इसका मतलब ओवन एक और इंसान का भाग्य बदलने में उसकी मदद कर पाया। कुछ दिन बाद क्रिसमस का दिन आता है। लिंजू और उसकी गर्लफ्रेंड एनी उन दोनों को क्रिसमस और न्यू ईयर विश करने के लिए आते हैं। अब एक दिन काम करते हुए सांग ओवन को एक ड्रेस का डिजाइन दिखाती है। ओवन कहता है, ये बहुत पुराना स्टाइल है। तभी सांग को ओवन की शर्ट पे एक टूटा हुआ धागा दिखाई देता है और वो उसे निकालने के चक्कर में उसके काफी करीब आ जाती है। इतने में जे दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और उन दोनों को इतना करीब देख के गुस्सा हो जाता है। वो ओवन से कहता है, मैं 1000 सालों से धरती और स्वर्ग में आपकी सेवा करता आया हूँ और आज आपको एक इंसान से प्यार हो गया। अवन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जे रूठ कर वहाँ से जाने लगता है। बाहर निकलते ही उन्हें उनका अगला कस्टमर मिलता है। वो जे से पूछती है, क्या यहाँ पे कपड़े बनवाए जाते हैं? जे उससे पूछता है, कहीं आपका नाम जिसू तो नहीं? ये नाम सुनकर सांग दौड़कर अंदर से बाहर आई और वो सामने खड़े जिसू को देखकर खुश हो जाती है और पूछती है, आपको हमारे इस छोटे से शॉप के बारे में कैसे पता चला? जिसू ने कहा कि मैंने शॉप के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ पे बढ़िया ड्रेस डिजाइन की जाती है। जे एकदम से बोल पड़ा, हाँ बिल्कुल। इतने में अवन ने पीछे से कहा, ये जिसू कौन है? सांग बोली, अगर तुम जिसू को नहीं जानते इसका मतलब तुम कोरिया से नहीं हो। जिसू बचपन से ही एक्टिंग के फील्ड में है और आज उसका फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। जे ने कहा, जिसू इतनी खूबसूरत है जैसे कि कोई अप्सरा, शायद स्वर्ग में भी कोई इतना खूबसूरत ना हो। अवन ने पीछे से कहा, अरे तुम तो जाने वाले थे ना, फिर क्या हुआ? जे ने कहा, वो इस काम के बाद चला जाएगा। अब जिसू के कपड़े को छूकर ओवन को समझ में आता है कि जिसू की अगली फिल्म एक 18+ एडल्ट फिल्म है। हालांकि उसके दोस्त ने भी उसे एक अच्छी फिल्म का ऑफर दिया था जिसे उसने खुद रिजेक्ट कर दिया। अवन ने उससे पूछा, तो तुम इस एडल्ट मूवी को क्यों करना चाहती हो? इसके बाद जिसू ने उसे अब बीती बतानी शुरू की। उसने बताया कि वो इस मूवी पे काम नहीं करना चाहती है, ना ही उसे इसकी स्टोरी पसंद आई है, लेकिन इसके डायरेक्टर ने उसे धमकाया है कि अगर वो इस पे काम नहीं करेगी तो वो उसका करियर बर्बाद कर देगा। यहाँ तक कि वो अपनी दोस्त की फिल्म को भी साइन नहीं कर पा रही, जो कि खुद एक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है। वो आगे कहती है कि वो जब भी ऑडिशन राउंड के लिए जाती है, लोग उसकी खूबसूरती और उसके जिस्म की ही तारीफ करते हैं, उसकी टैलेंट की नहीं। फिर जिसू अवन से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए ड्रेस तैयार कर सकते हो? अवन ने कहा, यहाँ पर जो भी ड्रेसेस बनती है उस पे कुछ जादुई शक्तियाँ होती है। वो जादू उन इमोशंस को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं जिनकी किसी को जरूरत होती है। वो जिसू से 3 दिन बाद आने को कहता है। अब 3 दिन के बाद जब उसकी ड्रेस बनकर आई तो जिसू खुद को आत्मविश्वास से भरा पाती है। अवन कहता है, इस ड्रेस की यही खास बात है। इसके बाद जिसू उस ड्रेस को पहनकर
छोटे बच्चों के ऑडिशन के लिए जाती है। इधर ओवन जे से काम करने को कहता है और वहाँ स्टेज पर जिसू जे को देखकर शॉक हो जाती है। जे एक बच्ची को ऑडिशन के लिए स्टेज पर बुलाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिसू का ही बचपन था, और ये सब कुछ ओवन अपने जादू से कर रहा था। उस छोटी सी जिसू ने कमाल का ऑडिशन दिया। उसकी हिम्मत, आत्मविश्वास और जोश को देखकर बड़ी जिसू खो जाती है और फिर अपने बचपन को कहती है, तुम एक दिन बहुत बड़ी बनोगी, लेकिन कभी किसी से डरना मत, ना ही अपने फैसलों पर शक करना, और अपने बेस्ट फ्रेंड को हमेशा अपने पास रखना। तभी छोटी जिसू ने कहा, आज वो मेरे साथ यहाँ पर भी आई है। बड़ी जिसू उसे देखने के लिए बाहर जाती है और उनकी दोस्ती को देखकर एक बार फिर उसका यकीन खुद पर कायम हो जाता है और वो जे को इन सब के लिए थैंक यू कहती है और फिर उस एडल्ट फिल्म के डायरेक्टर को कॉल करके उसे मना कर देती है। वो डायरेक्टर जिसू से बदला लेने के लिए इंटरनेट पर उसके बारे में बुरी बातें फैलाने लगता है कि तभी उसके ऑफिस की लाइट चली जाती है और अंधेरे में ओवन आके उसे धमकाता है कि उसे जिसू का पीछा छोड़ देना चाहिए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इधर जिसू भागकर अपने दोस्त के ऑफिस आती है और उसे गले से लगा लेती है। इसके साथ ही जिसू की वो ड्रेस उस डॉल के ऊपर से गायब हो जाती है, यानी कि जिसू का मामला भी सुलझ गया। अब अगली सीन में ओवन, सांग और जे काम कर रहे थे कि तभी सांग को किसी का फोन आता है और वो ओवन से एक दिन की छुट्टी मांगती है। ओवन कहता है, अभी बहुत सारा काम पड़ा है, तुम छुट्टी नहीं ले सकती। जिस पे जे ने कहा, अब सिर्फ एक कस्टमर के आने से हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम स्वर्ग वापस जा पाएंगे। ये बात सुनकर सांग चौंक जाती है क्योंकि ओवन ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब अगले दिन रेलवे स्टेशन पहुंचकर सांग को मालूम चलता है कि उसकी माँ उनकी शॉप पहुंच चुकी है और वो इस बात से बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अपनी माँ को बताया था कि उसकी किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है और वो वहाँ इंटर्नशिप का काम कर रही है। जब सांग शॉप पहुंची तो उसकी माँ ओवन के साथ बैठकर बातें कर रही थी। सांग ने माँ से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो। माँ ने कहा, शायद तुम भूल गई हो कि कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है और मैं यहाँ खुद के लिए एक नई ड्रेस सिलवाने आई हूँ। जी ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी आखिरी क्लाइंट तुम्हारी माँ होगी। लेकिन उसकी माँ उन लोगों के सामने ही शुरू हो गई। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी नौकरी किसी अच्छी कंपनी में हो गई है और तुम यहाँ इतनी अधेड़ उम्र में टेलरिंग का काम कर रही हो। अब सांगे अपनी माँ को उनके सामने से खींच कर ले जाती है और फिर बाहर उनकी लड़ाई हो जाती है और उसकी माँ नाराज होकर उसकी बहन के यहाँ चली जाती है और यहाँ जल्दबाजी में सांग की माँ का स्कार्फ छूट जाता है। जब माँ अपनी छोटी बेटी के घर पहुँची तो उसने पूछा, क्या आपने सांगी को इस बारे में कुछ बताया है? माँ ने कहा, मैं उसे कभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो इस बात को कभी मान ही नहीं पाएगी। और इधर शॉप पर ओवन सांगी की माँ का स्कार्फ स्पर्श करके समझ जाता है कि उन दोनों माँ बेटी के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं। और फिर स्वर्ग की देवी ओवन के पास आती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह होते जा रहे हो। याद है ना, आज आधी रात को तुम्हें अपना आखिरी काम कर देना है, नहीं तो तुम दोबारा स्वर्ग नहीं जा पाओगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह जब शॉप पर सांगे आई तो उसका मुंह उतरा हुआ है क्योंकि कुछ ही दिनों में जे और ओवन यहाँ से चले जाने वाले हैं। ओवन ने जब उसकी उदासी का कारण पूछा, उसने कोई जवाब न देते हुए चुपचाप अपने काम में लग गई और बार बार पूछने पर बोली, तुम्हारा यही इरादा था ना कि तुम मुझे बिना कुछ बताए ही यहाँ से चले जाओगे? ओवन बोला, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, मुझे वापस जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारी माँ के लिए एक ड्रेस तैयार करके जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में जानना होगा। इसके बाद सांग उसे बताना शुरू करती है, मेरी माँ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, हमारे घर में कई सारी ट्रॉफियां थी, लेकिन जब उन्हें नेशनल खेलने का मौका मिला तब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और मैं उनकी जिंदगी में आई। इसके बाद उन्होंने खेलना छोड़ दिया और अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। एक दिन मैंने उन्हें रोते हुए देखा और तभी से मैं इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि अगर मैं ना होती तो माँ आज कोई मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन होती। और इतना कहते कहते वो रोने लगती है। वो ओवन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ के लिए सबसे अच्छी ड्रेस बनाओ। अब यहाँ आधी रात को हम सांग को शॉप पे देखते हैं। ओवन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के कपड़ों को खुद ही स्पर्श करो, और उसे छूते ही वो उन तमाम यादों को फिर से महसूस कर सकती है जो उसने उसकी माँ के साथ बिताए थे। ओवन उसे कहता है, तुम क्यों अपनी माँ से अपने दिल की बात छुपा कर रखती हो? और इसके बाद वो तीनों मिलकर उसकी माँ के लिए एक ड्रेस बनाते हैं। अब काम खत्म होने से पहले जे कहता है,
आज आखिरी रात है, इसके बाद हमें चले जाना होगा। मगर जाने से पहले वो सांग को थैंक यू कहकर उसे तोहफे में एक ब्रोच देता है, जिससे सांग भी दुखी हो जाती है। अब यह अगले दिन सांग की माँ वो ड्रेस पहन कर आती है जो कि उन्हें बहुत पसंद आई और वो अवन से थैंक यू कहती है। अवन उन्हें एक ब्रोच भी देता है और कहता है कि ये सांग ने आपके लिए बनाया है। ये सुनकर माँ खुश हो जाती है। इसके बाद सांग माँ को अपने घर ले आती है। माँ आईने के सामने उस ड्रेस को पहनकर खड़ी थी और बहुत खुश लग रही थी। तब सांग ने पहली बार अपनी माँ से अपने दिल की बात कही। उसने माँ को सॉरी कहा क्योंकि आज उसकी वजह से वो अपने उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाई जिसे वो कर सकती थी, और ना ही वो अपनी माँ के लिए अच्छी बेटी साबित हुई। माँ ने कहा, ये सब तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये बात सच है कि मैं शुरुआत में दुखी थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें अपने हाथों में उठाया मुझे उसी वक्त तुमसे बेहद प्यार हो गया था, और तुम्हें पाने की खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकती। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। इसके साथ माँ उसे ये भी बताती है कि उन्हें कोई दिल की बीमारी हुई है जिसका जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। ये सुनते ही सांग रोते हुए माँ से कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ ने कहा, मुझे पता था तुम इसी तरह रोगी, इसीलिए नहीं बताया था। और इसके बाद दोनों माँ बेटी सारे गिले शिकवे भूलकर गले मिलकर रोने लगते हैं। उधर शॉप में सांग की माँ की ड्रेस भी हवा में घुल जाती है, यानी कि उनका अंतिम काम भी पूरा हुआ। इसके साथ ही वो समय आ गया जिसका उन दोनों को हजारों साल से इंतजार था। और इसके साथ जे उससे विदा लेता है। तभी स्वर्ग की देवी आती है और अवन से कहती है, तुम्हारा धरती पे काम पूरा हुआ और अब तुम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो। लेकिन अवन उनसे कहता है कि वो वापस स्वर्ग नहीं जाना चाहता, वो यही धरती पर सांग के साथ रहना चाहता है। स्वर्ग की देवी ने उसकी बातों को मानते हुए बताया कि धरती पर तुम्हें आम इंसानों की तरह रहना होगा, तुम्हारे पास कोई भी जादू शक्ति बाकी नहीं रहेगी। और इतना कहकर वो अदृश्य हो जाती है। इधर सुबह जब सांग शॉप में आई तो वो अवन को देखकर उसके गले लग जाती है। वो उसे थैंक यू कहती है इस धरती से ना जाने के लिए, साथ ही साथ उन दोनों माँ बेटी के रिश्तों को ठीक कर देने के लिए। और हम देखते हैं कि जे भी वापस आ गया है, वो भी अब धरती पर रहना चाहता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो तीनों हंसी खुशी इस हैंडमेड लव शॉप को चलाते हैं। और इसी खूबसूरत मोड़ पर ये के ड्रामा की कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं आप में से हर एक की कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे दिल से खुशी महसूस होती है। इस वीडियो को लाइक के साथ अपना ढेर सारा प्यार दें और हमारे इस सफर में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ।